अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द सूट फॉर पोजेशन थ्रू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की प्लेंट जो है इन उर्दू आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज उसी की रिटन स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो रिटन स्टेटमेंट है ये इंग्लिश में है ताकि अगर पेपर में आए ये क्वेश्चन, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों ही दी जाती हैं एक सूट की। एक जो चीज़ है वो आपने इंग्लिश में लिखनी होती है और दूसरे क्वेश्चन को आपने उर्दू में अटैम्प्ट करना होता है। तो मैंने जो प्लेंट थी वो मैंने उर्दू में आपके साथ शेयर की है और इसकी रिटन स्टेटमेंट मैं आपके साथ इंग्लिश में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लेंट जो है वो पैराग्राफ वाइज होती है, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया। जिस तरह ये पैरा 1 है, पैरा 2, पैरा 3, 4, 5 इस तरह से पैराग्राफ में होती है। और जो रिटन स्टेटमेंट होती है उसमें हमने उन्हीं पैराज के फैक्ट को या एडमिट करना होता है या डिनाई करना होता है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये दोनों क्वेश्चंस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट एक ही वीडियो में शेयर किए जाते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देखते नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाना पड़ा। तो इस वीडियो को रिटन स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो जो कि रिटन स्टेटमेंट की प्लेंट से रिलेटेड है उसको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने क्या फैक्ट्स एडमिट किए हैं और क्या फैक्ट्स जो हैं वो डिनाई किए हैं। तो पहले वो वीडियो देखें और देन आप उसकी रिटन स्टेटमेंट देखें। तो चलिए जी, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें कोर्ट का नाम लिखना होता है। इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर यूसुफ शाह, सिविल जज, फर्स्ट क्लास, लाहौर। इसमें हमने कोई भी नाम लिख सकते हैं, फ़र्ज़ी नाम लिखना होता है, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हमने बाअदालत लिखा उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हमने इन द कोर्ट ऑफ XYZ, जज ऑफ फर्स्ट क्लास और आगे शहर का नाम, जिस शहर की अदालत में सूट फाइल किया है। इसके बाद जो प्लेंट होती है उसके अंदर हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे ज़हूर अहमद, वल्द शौकत अली, कौम शेख, सारी उसकी वालिद का नाम, उसकी कौम, उसकी रिहाइश, पूरा एड्रेस लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमने इंग्लिश में रिटन स्टेटमेंट लिखनी होती है उसमें हम लिखते हैं इन रिगार्ड ज़हूर अहमद वर्सेस अली नवाज़, वर्सेस लिखते हैं इसमें, और बाकी वालिद का नाम और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते प्रॉपर्टी की, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है। सिर्फ हमने इस तरह से नाम लिखने होते हैं और सेंटर में वर्सेस लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने सूट की पूरा टाइटल लिखना होता है सूट का। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, हमने लिखा दावा बराए दखलियाबी बजरिया तामील मख्तस। अब यहाँ पे आप देखें हमने सूट का पूरा टाइटल लिखना होता है कि सूट फॉर पोजेशन ऑफ हाउस नंबर, हाउस नंबर लिखा कि सूट है पोजेशन का, हाउस नंबर पूरा इन डिटेल, हाउस नंबर हमें यहाँ से पता चला, ये जो इसने इस मकान की बात की वो हमने हाउस नंबर लिख दिया। और थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 7 अप्रैल 2021 कि ये जो सूट है ये पोजेशन से रिलेटेड है। पोजेशन किसकी? इस घर की, जिसका एड्रेस बताया। किस तरह से सूट फाइल कर रहे हैं? थ्रू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब हुआ? 7 अप्रैल 2021 को। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लेंट के अंदर हमने लिखा जनाबे आली मुदई हस्बे झैल अर्ज परदाज है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखना होता है रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, के डिफेंडेंट के बिहाफ पे ये रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल की जा रही है। ये रिटन स्टेटमेंट का मतलब होता है जवाब दावा। जब एक दावा, जिस तरह ये प्लेंट फाइल की जाती है, दावा दायर किया जाता है, तो उसका जो जवाब होता है उसको हम जवाब दावा कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अब आप देखें, इट इज़ रिस्पेक्टफुली एडमिटेड एज अंडर। आपको हस्बे झैल, जिस तरह यहाँ पे बताया हस्बे झैल अर्ज परदाज है, इस तरह हमने बताना है यहाँ पे कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। अब यहाँ पे भी हमने पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज करना होता है। जैसे ये देखें प्लेंट में हमने पॉइंट्स बनाए ना, ये इसी तरह हमने रिटन स्टेटमेंट के भी पॉइंट्स बनाने होते हैं। इसमें पैरा नंबर 1 इज़ एडमिटेड के डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के इस पैरा नंबर 1 को मान लिया है कि ये सच है। जैसा कि उसने कहा कि 7 अप्रैल को एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें जिसकी रूह से अपना मकान नंबर जो है वो फ़रोख्त किया, अपना मकान फ़रोख्त किया 25 लाख में। इसी तरह यहाँ पे देखें उसने मान लिया कि हाँ जी एक एग्रीमेंट हुआ था 7 अप्रैल को, उसके मुताबिक 25 लाख में एक मकान जो है वो मैंने फ़रोख्त किया है, उसने इसको एडमिट कर लिया। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, इसमें वो कहता है पैरा नंबर 2 इज़ एडमिटेड। पैरा नंबर 2 भी उसने मान लिया। क्या है पैरा नंबर 2?
पैरा नंबर 2 है कि उसने बताया मकान की हदूद, कि मकान के लेफ़्ट साइड पे ये है, मकान के राइट साइड पे ये है, आगे ये है, पीछे ये, पूरा उसने जो उसकी पूरी लोकेशन बताई है ना, उसको भी उसने मान लिया कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट 3 देखते हैं। इसमें वो कहता है पैरा नंबर 3 इज़ डिनाइड। पैरा नंबर 3 उसने नहीं माना। उसने बोला कि जो प्लेंटिफ ने पैरा नंबर 3 अपनी प्लेंट में ऐड किया ना, इसको मैं नहीं मानता, ये गलत है। अच्छा, बिकॉज ये तो हम अब बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं पैरा नंबर 3 है क्या। ये कि मुद्दई ने मुद्दा अलैह को मुर्खा 8 अप्रैल को बमुताबिक इकरारनामा मज़कूरा बाला मकान मुतदाविया के इवज़ 25 लाख रुपए, जिनके निस्फ 12,50,000 रुपए होते हैं, अदा किए और मुद्दा अलैह से तकाजा किया कि वो मकान मुतदाविया की रजिस्ट्री और कब्ज़ा मुद्दई के नाम पर मुंतकिल करे। अब उसने कहा कि 8 अप्रैल को एग्रीमेंट के मुताबिक 25 लाख रुपए जो हैं वो मुद्दई ने मुद्दा अलैह को दे दिए। तो अब वो इस बात को यहाँ पे डिनाई कर रहा है, पैरा नंबर 3 को। क्यों डिनाई कर रहा है अब हम वो देखते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेल एग्रीमेंट द प्लेंटिफ पेड अ सम ऑफ 20 lakh and sum of ₹5 lakh is still to be paid by the plaintiff to the defendant। इसमें वो कहता है कि 25 लाख रुपए में मकान जो है वो सेल किया था, लेकिन इसने मुझे 25 लाख रुपए नहीं दिए, इसने मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं और 5 लाख रुपए अभी भी देने हैं। लेकिन प्लेंट में वो कह रहा है कि मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये डिफेंडेंट कह रहा है कि इसने मुझे 20 लाख दिए हैं, 5 लाख अभी देने हैं। और अब नेक्स्ट वो कह रहा है इट वॉज एग्रीड एंड आल्सो रिटन इन अ सेल एग्रीमेंट दैट द डिफेंडेंट विल लाइबल टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द हाउस एंड आल्सो ट्रांसफर द ऑनरशिप इन द नेम ऑफ प्लेंटिफ only when the plaintiff will pay the remaining amount of 5 lakh to the defendant। इसमें वो कह रहा है कि इसने मुझे 20 लाख दिए, 5 लाख अभी देने हैं, और एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को मकान की ऑनरशिप तब देगा जब प्लेंटिफ जो है रिमेनिंग 5 लाख रुपए भी इसको दे देगा। किसको? डिफेंडेंट को, मतलब पूरी पेमेंट कर देगा, तब ये मकान जो है वो उसके नाम पे किया जाएगा। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, जिसमें वो कहता है पैरा नंबर 4 इज़ डिनाइड। पैरा नंबर 4 को उसने डिनाई कर दिया। अब देखते हैं पैरा नंबर 4 प्लेंट का क्या है। उसमें ये है कि हर चंद मुद्दा अलैह से कहा और कहलवाया गया कि वो इकरारनामा मज़कूरा बाला की तामील और तकमील करते हुए मकान मुतदाविया मुद्दई के नाम मुंतकिल करे, लेकिन मुद्दा अलैह ने मुद्दई की कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब प्लेंटिफ ने मकान के 25 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद उसने डिफेंडेंट को बहुत बार कहा और कहलवाया कि इस मकान की जो पोजेशन है ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दो एग्रीमेंट के मुताबिक, लेकिन डिफेंडेंट ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। ये था इसका पैरा नंबर 4 प्लेंट का। तो यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट में वो उसने उस पैरा को डिनाई कर दिया। उसमें वो कहता है क्यों डिनाई किया, बिकॉज द डिफेंडेंट नेवर डिनाइड to hand over the possession of the said house and transfer the ownership of in the name of the plaintiff। कि डिफेंडेंट ने कभी भी इस मकान की, इस डिस्प्यूटेड मकान की ऑनरशिप पोजेशन को ट्रांसफ़र करने से इनकार नहीं किया, बट उसका सिर्फ ये स्टांस है। इसमें वो कहता है डिफेंडेंट स्टिपुलेशन इज़ दैट, कि डिफेंडेंट का पॉइंट ये है, उसका ये स्टांस लेता है द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 5 लाख शुड बी पेड by the plaintiff to the defendant and then after the defendant will hand over the possession of the house and transfer the ownership in the name of plaintiff। उसका सिर्फ पॉइंट ये है डिफेंडेंट का कि प्लेंटिफ 5 लाख रुपए जो बकाया है वो भी दे, क्योंकि एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि पूरी पेमेंट होगी तभी मकान ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसका सिर्फ ये पॉइंट है कि वो 5 लाख रुपए दे तो तभी उसको मकान की पोजेशन दी जाएगी। अच्छा, ये पैरा यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसने उसकी पहली जो 2 पॉइंट्स हैं उनको एडमिट किया और अगले 2 पॉइंट्स को उसने डिनाई किया। अच्छा, अगला हमारा जो यहाँ पे बिनाए दावा वाली जो शिक है, या फिर इसकी इख्तियार समात वाली शिक है और दूसरी कोर्ट फीस वाली शिक है, इनको हमने लीगल लिखना होता है कि ये लीगल है। इसमें हमने कोई भी बहस नहीं करनी होती। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कोर्ट की जो है वो इख्तियार समात नहीं है तो हम उस पर भी एक्शन ले सकते हैं,
और यहाँ पे अगर कोर्ट फीस का इशू है तो उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। बट हमने इसको लंबा चौड़ा नहीं करना, पेपर में इसी तरह से हमने लिखना है कि हमने इसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। इस तरह से हमने जिस तरह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ये हमारे वैलिड पॉइंट है, और बाकी जो 3 पॉइंट्स होते हैं उसको हमने नहीं छेड़ना, वहाँ पे हमने लीगल लिख देना होता है। अच्छा, उसके बाद नीचे हमने प्रेयर की हेडिंग देनी है कि अब हम अदालत से क्या मांग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने इस्तदा की थी ना, यहाँ पे देखिए प्लेंटिफ ने इस्तदा की थी कि वो ये सूट क्यों फाइल कर रहा है। अब आपने रिटन स्टेटमेंट में भी आपने प्रेयर करनी है, इस्तदा करनी है। वो क्या होगी, इन द सर्कमस्टेंसेस नरेटेड, के जो पहले सर्कमस्टेंसेस, ये जो हालात आपको बताए गए हैं ऊपर अबव, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड टू दिस ऑनरेबल कोर्ट, के इस ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रे की जाती है, इस्तदा की जाती है, दैट नंबर 1 पे है, दिस सूट काइंडली बी डिसमिस, इस सूट को खारिज किया जाए, डिसमिस किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, एंड हैवी कॉस्ट में आल्सो बी अवॉर्डेड टू द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट को एक हैवी कॉस्ट लेके दी जाए कि इसने, जो प्लेंटिफ है, इसने डिफेंडेंट को ऐसे ख्वार किया है, ऐसी तो कोई दावा करने की वजह है ही नहीं, तो इसने सिर्फ प्लेंटिफ को ख्वार करने के लिए दावा दायर किया है, तो इसको खारिज करें और जो डिफेंडेंट है उसको हैवी कॉस्ट लेके दें, प्लेंटिफ की तरफ से हर्जाना जुर्माना जो है वो लेके दें। नेक्स्ट है, एंड एनी रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट में डीम्ड पॉसिबल आल्सो बी ग्रांटेड। इसके अलावा अगर अदालत को कोई ऐसा लगता है, कोई रिलीफ कि ये डिफेंडेंट को मिलना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी सवाबदीद से प्लेंटिफ को जो पॉसिबल रिलीफ है वो भी दे सकती है। ये चीज़ें इसने मांगी हैं, क्या कि एक तो दावा खारिज किया जाए कि ये झूठ पर मबनी है, दूसरा कि इससे हैवी कॉस्ट लेके दी जाए, दावे की जो कॉस्ट है ना, खर्च जो खर्च आया है वो लेके दी जाए, और उसके अलावा भी अगर कोर्ट को कोई रिलीफ लगता है तो वो भी लेके दिया जाए। नेक्स्ट क्या होता है, अली नवाज डिफेंडेंट थ्रू द काउंसिल मोहम्मद मकसूद एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, हमने अर्ज़े लिखा, प्रे के नीचे हमने अर्ज़े लिखा और उसमें हमने लिखा था कि ज़हूर अहमद बजरिया काउंसिल वकील का नाम, इसमें भी हमने प्रे लिखा, ये देखें प्रे लिखा, और प्रे के नीचे इस साइड पे हमने जो है वो लिख दिया अली नवाज जो है वो डिफेंडेंट है, जो ये प्लेंट फाइल कर रहा है, सॉरी जो ये रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, और नीचे थ्रू काउंसिल, जैसे बजरिया काउंसिल था इस तरह से थ्रू काउंसिल और अपने वकील का नाम। ठीक हो गया। अब वेरिफिकेशंस हमने लास्ट पे करनी होती हैं, जैसा कि यहाँ पे तो हमने बिल्कुल इस्तदा के साथ की है ना प्लेंट के अंदर, लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट होती है उसमें वेरिफिकेशन सबसे लास्ट पे होती है। इसमें वो ये कह रहा है कि वेरीफाइड ऑन ओथ, के हल्फन जो है इस बात की तस्दीक की जाती है एट लाहौर, लाहौर के अंदर हम इस बात की तस्दीक करते हैं ऑन 27 अक्टूबर, कोई भी डेट फर्जी लगा सकते हैं आप, कि इस डेट को हम ये वेरीफाई कर रहे हैं दैट द कंटेंट ऑफ दिस रिटन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ एंड नॉलेज, कि इस रिटन स्टेटमेंट के जो कंटेंट्स हैं, जो ये हमने पैरा पॉइंट्स बनाए हैं 4-5, ये जो है वो उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग और नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू हैं, ये लिखना होता है हमने, और एंड पे डिफेंडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये थी हमारी आज की रिटन स्टेटमेंट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और इसकी भी रिटन स्टेटमेंट की भी पिक्चर जो है नोट्स, एज अ नोट्स मैं अपने कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी, इसके नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।